मेंडल के नियम। तो आज हम जानेंगे कि मेंडल के नियम क्या होते हैं, क्योंकि मेंडल ने जो थे तो 3 नियम दिए थे, वो मैं आपको अपने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिहोहन का नियम। तो उनमें पहला नियम आता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, तो जो यह नियम है, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब एक लक्षण होते हैं, मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे? मटर के पौधे से 7 लक्षण लिए थे ना। तो उन 7 लक्षणों में से एक लक्षण लिया इन्होंने अपनी जो उनके खोज थी, उस खोज को पूरा करने के लिए, रिसर्च के लिए। तो उनमें जो एक लक्षण थे, तो एक लक्षण के लिए प्रभावी और अप्रभावी कारक चुना। एक लक्षण के लिए प्रभावी और अप्रभावी कारक चुना। तो उनके लिए 2 कारक हुए, एक प्रभावी और एक अप्रभावी कारक। तो प्रभावी कारक में आया था लंबापन, और अप्रभावी में आया था बौनापन। लंबेपन को दर्शाया गया था कैपिटल टी से, टी फॉर टाल, और इसे दर्शाया गया था बौनेपन को स्मॉल टी से। तब फिर जब इनका संकरण कराया गया, यानी इनका क्रॉस कराया गया, तो इनसे जो बनी थी इनकी अगली पीढ़ी थी, ये क्या हुए? ये पैतृक पीढ़ी है, यानी ये माता पिता है, समझ लो। और जब इनकी संतान हुई, यानी इनकी जनरेशन बनी, तो उस जनरेशन को इन्होंने, इनकी अगली जनरेशन इस तरह बनी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इनकी ये पहली जनरेशन थी। तो इन्होंने इसमें क्या देखा कि जब लंबेपन और बौनेपन के पौधे से संकरण कराया, तो उन्होंने उसकी अगली पीढ़ी में क्या देखा कि जो पौधे बने, उनकी अगली पीढ़ी बनी, तो वो सब के सब लंबे बनी, लंबे पौधों की बनी। तो ये था इनका प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो इनमें क्या हुआ कि जब एक लक्षण के लिए प्रभावी और अप्रभावी कारक का संकरण कराया गया, तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें पहली पीढ़ी में ये सब के सब लंबे पौधे बने। फॉर एग्जाम्पल, मटर के पौधे से ही लिया गया पहली पीढ़ी, यानी जिसे पहली पीढ़ी का मतलब F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी दिखाया गया। तो ये इनकी पहली पीढ़ी। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो इतना समझ में आ गया ना। तो ये था इनका प्रभाविता का नियम। तो अगला नियम आता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ये है इनका पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम से पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट करना है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहां पूरी होती है? ग्लाइकोलिसिस कहां पूरा होता है? ऑप्शन ए जीव द्रव्य में,
ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी ये और बी दोनों, ये और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ पूरा होता है? ऑप्शन ए जीव द्रव्य में, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी ये और बी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ सकते हैं और इसका जवाब मुझे कमेंट करें। तो हम जानेंगे, अब हम जानेंगे पृथक्करण का नियम। तो जो पृथक्करण का नियम है तो उसमें ये इसके नियम के अनुसार कि जो प्रभावी और अप्रभावी कारक हैं, प्रभावी और अप्रभावी कारक हैं, तो वो भले ही कुछ समय तक साथ बने रहें, कुछ समय तक साथ बने रहें, दोनों आप साथ में बने रहें, प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक, लेकिन प्रभावी कारक पर अप्रभावी कारक का कोई असर नहीं पड़ेगा। जब ये अलग हो जाएंगे, यानी प्रभावी कारक से अप्रभावी कारक अलग हो जाएगा, तब ये अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति करेगा। लेकिन जब तक ये साथ में रहेंगे, प्रभावी और अप्रभावी कारक, तब तक जो अप्रभावी कारक है तो वो अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। ने क्या कहा कि जो प्रभावी और अप्रभावी कारक हैं, तो अगर जो ये दोनों साथ में बने हैं, फॉर एग्जाम्पल वहां पर क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी प्रभावी माना गया था और स्मॉल टी अप्रभावी माना गया था। तो जब ये दोनों साथ में बने रहेंगे, दोनों के दोनों, तब इसमें अप्रभावी कारक अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन जब अप्रभावी कारक प्रभावी कारक से अलग हो जाएगा, प्रभावी कारक अप्रभावी कारक से अलग हो जाएगा, तब वो अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति कर सकता है। और इसके फॉर एग्जाम्पल जब क्या हुआ कि जब प्रभाविता के नियम से, यानी जो मेंडल थे, तो उन्होंने प्रभाविता के नियम से जो उनकी अगली पीढ़ी प्राप्त हुई थी, इस तरह से कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इनका पुनः स्वपरागण कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। ये देखिए, इन्हीं दोनों का संकरण कराया गया। तो इनमें क्या हुआ कि ये टी इससे मिल गया, कैपिटल टी, फिर ये टी इससे मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इससे मिल गया, स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर ये इससे मिल गया, स्मॉल टी। अब इनमें क्या मिला, मैंने क्या कहा था कि जब प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक साथ में बने रहेंगे तो वो अपने लक्षणों की वंशागति, अप्रभावी कारक अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। ये देख लीजिए, ये और ये, इसमें प्रभावी और अप्रभावी कारक दोनों साथ में हैं, लेकिन इसमें अभिव्यक्ति कौन कर रहा है, प्रभावी कारक, कैपिटल टी वाला, यानी इसका पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर अप्रभावी कारक प्रभावी कारक से अलग हो गया है, तो इसने अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति कर दी, यानी ये हो गया बौना पौधा, ये बन गया बौना पौधा। इसी तरह ये अपनी अभिव्यक्ति कर देंगे, और ये जब पूरा का पूरा
इसे पढ़ लिया जाता है तो यह हो जाता है पृथक्करण का नियम, यानी युग्मक की शुद्धता का नियम। जो गैमेट्स होते हैं वो अपने शुद्ध फॉर्म में आ जाते हैं, यानी प्योर फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो अपने आप को दिखाने लगते हैं, अपने आप की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। ये है पूरा एग्जाम्पल इसका, युग्मक की शुद्धता का नियम। और इसे कहते हैं F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी, इतना समझ में आ गया? जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट करें और वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझाएं। बच्चे साथ में नोट भी करते रहें। तो ये है इनका पृथक्करण का नियम। तो ये दोनों के दोनों आते हैं एक संकरण क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो इन्हें कभी कभी क्या होता है कि एक संकरण क्रॉस के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि एक संकरण क्रॉस क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और अभी फिर आएगा द्विसंकरण क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इतना समझ में आ गया ना कि यहां पर अगर जो आप लिखोगे तो यहां पर इसका लिख देना 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुई है F2 पीढ़ी में। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि जब प्रभाविता के, यानी जो मेंडल के नियम थे, जो उसमें प्रभावी और अप्रभावी कारक से मिली हुई उनकी जो अगली पीढ़ी थी, तो उसी पीढ़ी के पौधों को पुनः स्वपरागण कराया गया। और जब स्वपरागण कराया गया तो उनसे जो बनी अगली पीढ़ी थी, तो उनमें 3:1 के रेशियो में मिले। तो इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, और जो नए हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। अब यहां पर आती है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो वो जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है तो उसे द्विसंकरण क्रॉस के द्वारा दर्शाया जाता है। तो उस स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये है, इतना नोट कर लिया ना? बच्चे साथ में नोट भी करते रहे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मतलब होता है कि इसमें जो लक्षण होते हैं, यानी द्विसंकरण क्रॉस है तो इसमें 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर ये किया गया है, 2 लक्षण, लेकिन उसमें भी प्रभावी और अप्रभावी माना गया है। एक साथ में 2 लक्षणों की संकरण कराया गया आपस में। तो उसमें यह पाया गया कि जो लक्षण थे पहले से वो तो थे ही, लेकिन उनमें से 2 नए लक्षण आ गए। इसका मतलब है कि जो कारक हैं, प्रभावी कारक हैं, अप्रभावी कारक हैं, तो इनमें कोई जरूरी नहीं है कि प्रभावी कारक प्रभावी से ही मिल सकता है, प्रभावी कारक अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है, और अप्रभावी कारक प्रभावी कारक से मिल सकता है। तो इनमें क्या किया गया, इनमें लिया गया, यानी 2 लक्षणों को ध्यान में रखा गया। तो इनमें 2 लक्षण थे। पहला लक्षण माना गया था गोल और पीला, पौधे के ही लक्षण लिए गए थे, गोल पीले, गोल और पीला, यानी बीज का आकार और बीज का रंग ये था। और यहां पर हरे और झुर्रीदार, तो जो
जो गोल पीला था तो उसे लिखा गया था वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। रेड येलो, और इसे लिखा गया था स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो जब इन्हें फिर संकरण कराया गया तो इनमें देखा गया कि जो पहली पीढ़ी थी तो उसमें मिला ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये बना। लेकिन फिर यहीं पर ये कैसा बना, प्रभावी किसे माना गया है? चलो जल्दी से कमेंट करो, इसका ये कैसा होगा, गोल पीला होगा या हरा झुर्रीदार होगा? चलो जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी से, ताकि मैं आपको जल्दी से आगे बढ़ाऊं, आगे पढ़ाना शुरू करूं। कमेंट कर दिया? नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ये बनेगा गोल पीला। गोल पीला, और वो गोल पीला क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर जो प्रभावी कारक है तो वो प्रभावी कारक यहां पर है, अवेलेबल है, यहां पर प्रभावी कारक यहां से हटा नहीं है। लेकिन अगर जो यहीं पर प्रभावी कारक ना होता तो ये हो सकता है कि इस तरह होता, अगर जो यहां पर कैपिटल वाई ना होता, स्मॉल वाई होता, तो ये हो जाता हरा। तो ये बनी गई इनकी पहली पीढ़ी, यानी F1 पीढ़ी। अब जब इसे फिर दोबारा, यानी फिर से दोबारा इनका स्वपरागण कराया गया, यानी सेल्फ पोलिनेशन कराया गया, तब इनमें से और दो नए लक्षण बन गए। वो मैं आपको अभी बताता हूं। इसके लिए पूरा का पूरा एक चेकर बोर्ड का बनाना जरूरी होता है, एक चेकर बोर्ड बनेगा। एक चेकर बोर्ड बनेगा इस तरह से, वाई आर और फिर वाई आर और फिर सॉरी, यह है कैपिटल वाई स्मॉल आर, और यहां पर स्मॉल वाई स्मॉल आर। कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब यहां पर इनका संकरण करा लो। मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगा एग्जाम्पल के लिए, बाकी आपको खुद करना है। जैसे इनको मिला दो, फिर इनसे इनको मिला दो, इनसे इनको मिला दो और इनसे इनको मिला दो, फिर उसी तरह इनसे इनको। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहां पर कैपिटल वाई तो इसे इस तरह लिख दो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और यहां पर कैपिटल वाई है, यहां पर स्मॉल वाई है, तो यहां पर ये इस तरह होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये इस तरह। और फिर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसे कहा जाता है चेकर बोर्ड। अब यहां पर आप अपनी सुविधा के लिए यहां पर दो लक्षण होते हैं ना, संकरण किनके बीच होता है? नर युग्मक व मादा युग्मक के बीच में। तो ये हो गया नर युग्मक, और ये जो भाग है ये हो गया मादा युग्मक। ये हो गया मादा युग्मक, और इनमें आपको 16 बनेंगे, इनमें 16 लक्षण मिलेंगे। और इनका जो रेशियो होगा यानी अनुपात होगा, वो अनुपात हमें कमेंट करो, ताकि हम जाने ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। वो कमेंट में हमें कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मैं समझ सकूं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब फिर इसके बाद में आता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम, जीन यानी कारक, जीन। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद।